सरेंडर तो इस तरह से करना है, एक तरह से कौम को खुदकुशी करा देना है। आपको ज़रा सा किसी ने डंडा दिखाया और आपने जो है सर झुका लिया कि साहब सर पे मारिए और फोड़ दीजिए। हम ये भी मानते हैं कि कानून का सिर्फ मिसयूज़ ही नहीं हो रहा है, बल्कि कानून की गर्दन मरोड़ करके ये सरकारें जुल्म कर रही हैं। योगी ने अगर आपको कोई यकीन दहानी कराई है तो आप जो है उसको वजाहत कर दीजिए, प्रेस के ज़रिए ही कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी साहब या तो योगी सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार हो गए अचानक। अगर छोटे मदरसे बंद हो गए तो आप यकीन जानिए जमीयत उलमा बंद हो जाएगी। मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरह से ये कहा कि तमाम बच्चों को जो दारुल उलूम देवबंद में आएंगे उनको 10th क्लास कराया जाएगा, 10th क्लास अलग से उनको एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, जिसकी शुरुआत पहले ही जमीयत उलमा हिंद कर चुकी है। मौलाना महमूद मदनी के ज़रिए उसकी शुरुआत हुई है और ओपन से तमाम मदारिस के बच्चों को 10th और 12th के एग्ज़ाम्स दिलाए जा रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक जो बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का, ख़ासतौर से नौजवानों का, उन्होंने ये ट्रेंड चलाया थैंक यू योगी। और तरह तरह के कमेंट्स आप सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि अगर मसाजिद को भरना है तो उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि योगी को आगे आना होगा और योगी को कुछ मैसेज देना होगा ताकि मसाजिद को में लोग नमाजी पहुँचें। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के ट्रोल किया गया कि एक बड़ा काम योगी ने कर दिया मुसलमानों के लिए कि जिस चीज़ को मदारिस के ज़िम्मेदारान पिछले 100 साल से नहीं मान रहे थे कि मदारिस के अंदर असली तालीम दी जाए। हालांकि असली तालीम निसाब में चेंज नहीं की गई है, लेकिन उसको इस अंदाज़ में पेश किया गया कि जैसे मदारिस में ही अब जो है वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात करें या उसके अलावा सोशोलॉजी की, साइकोलॉजी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, ये तमाम सब्जेक्ट मदारिस में पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये ट्रोल ज़रूर हुआ थैंक यू योगी जी। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आबिद साहब, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर इस तरह का ट्रोल कर रहा है। ये ट्रोल तो होगा भी और भी होगा, और उसका एक बैकग्राउंड है। क्योंकि अब तलक चाहे जमीयत उलमा हो या दूसरी हमारी बड़ी मरकज़ी जो तंजीमें मुल्क में हैं 4-5, जमीयत उलमा उनमें से 2 जमातें हो गई है, असल एक ही लेकिन 2 हैं। तो कल तलक सब ये कह रहे थे कि हमें योगी हुकूमत की नीयत पर शक है, और एक दलील ये दी जा रही थी कि अभी सर्वे करते हुए तो कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सर्वे करने के बाद फिर ये एक एक की गर्दन नापना शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि जब मस्जिद अब्दुल नबी ITO में जमीयत उलमा महमूद मदनी वाली ने यहाँ एक मीटिंग की थी 12 तारीख को, उसमें भी यही बात कही गई थी कि हमें नीयत पर शक है। पहले गवर्नमेंट की नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि मस्जिद अब्दुल नबी ITO दिल्ली से लेकर दारुल उलूम देवबंद तलक क्या योगी सरकार ने वजाहत कर दी? क्या मोदी सरकार ने जमीयत उलमा को कोई यकीन दहानी कराई कि भाई हम मुस्तकबिल में भी सर्वे कराने के बाद भी मदारिस को और अहले मदारिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? अगर यकीन दहानी करा दी तब तो मैं समझता हूं कि ये बयान और ये हिकमत अमली वो सही है। तो यकीन दहानी कराई है तो पब्लिक के सामने बोलना पड़ेगा ना कि मोदी ने हमसे कहा है। जी, आपका सवाल बिल्कुल बजा है, लेकिन अगर आपको कोई यकीन दहानी हुकूमत ने कराई है बराह रास्त, वो मीडिया के सामने कौन क्या बयान दे रहा है, कौन मंत्री किसको क्या कह रहा है, जो सुबह से शाम तक आप रोज़ सुनते हैं कि इस मुल्क में किसी मंत्री की, किसी संतरी की कोई हैसियत, किसी के बयान की कोई औकात नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का मामला है तो योगी की हैसियत है, और सेंटर का मामला है तो अमित शाह की और मोदी की हैसियत है। बाकी सब पिछलग्गू हैं, किसी के बयान की, किसी के मामलात की कोई हैसियत नहीं है। हाँ, अगर उस तरफ से कुछ कहा गया है, योगी ने अगर आपको कोई यकीन दहानी कराई है तो आप जो है उसको वजाहत कर दीजिए, प्रेस के ज़रिए ही कर दीजिए। कौम के सामने ये बात वजाहत के साथ आ जाएगी तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सवालात का उठना बंद हो जाएगा और ये ट्रोल करना भी जो है बंद हो जाएगा। एक दूसरा एक और मसला है, एक बैकग्राउंड और है। मॉडर्न एजुकेटेड तबके को ये एतराज़ गलत भी रहा है कि कभी कभी सही भी होता है कुछ बातों में, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है वो गलत फहमी की बिना पर गलत होता है। उन्हें ये रहता है कि साहब मदरसों वाले जो है अपने यहाँ
साइंस क्यों नहीं पढ़ाते, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाते, इंजीनियर क्यों नहीं बनाते, डॉक्टर क्यों नहीं बनाते, वकील क्यों नहीं बनाते। तो सवाल ये है कि मदरसों का मकसद जो है वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना तो नहीं है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह जो भी बनाना है मॉडर्न एजुकेशन में, जिसको भी आगे बढ़ना है, उसके लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। मदारिस का मकसद तो ये अलग बहस है, एक दूसरी तरफ हम चले जा रहे हैं। नहीं, मैं उसको बस 2 जुमलों में वजाहत कर रहा हूँ। मदारिस का मकसद जो है वो दीन के माहिरीन पैदा करना है, स्पेशलिस्ट, अमल वाले भी हों और तरबियत वाले भी हों। अभी इस पर बहस हो सकती है कि क्या इस मकसद में मदारिस कितने कामयाब हैं या नहीं है। तो ये मॉडर्न एजुकेटेड तबका जो है वो अब ये कह रहा है कि साहब हमारे कहने से और हमारे अब तक सवालात के उठाने से तो आपने सुनी नहीं थी। आज योगी ने डंडा लेकर के जब आपके सर पे मुसल्लत हो गए हैं तो आपने फ़ौरन जो एक झटके में ये बात तस्लीम कर ली कि साहब अब मदरसों में 10वीं तलक की तालीम दी जाएगी और 10वीं के सर्टिफिकेट के साथ ही दारुल उलूम देवबंद में आइंदा दाखिला दिया जाएगा। भले ही आपने 5-7 साल की उसमें कैद लगाई हो कि अभी फौरी तौर से नहीं, 5-6 साल के बाद या 7 साल के बाद करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्यों भाई, अगर आपका प्रोग्राम पहले से था, जैसा कि जमीयत उलमा महमूद मदनी पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से इस पर जो है बात भी कर रही है, तो वो एक प्रोग्राम इस तरह का था कि मदरसे के जो बच्चे मॉडर्न एजुकेशन की लाइन में जाना चाहते हैं उनको जमीयत उलमा के तहत प्राइवेट स्कूलिंग के ज़रिए, नेशनल ओपन स्कूलिंग के ज़रिए उनको 10वीं का इम्तिहान कराया जाएगा और 10वीं का इम्तिहान दे करके वो फिर आगे की अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में। अभी भी बहुत से तलबा आप देखते हैं कि अलीगढ़ में, जामिया में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में, जामिया उस्मानिया में, मुख्तलिफ मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। कहीं उनका दाखिला BA में होता है, कहीं MA में होता है और कहीं कहीं जो है वो 10+2 का एक, नहीं तो सवाल यही खड़ा हो रहा है अभी साहब मैं इसकी वजाहत कर दूँ ज़रा सी। कहीं कहीं जैसे जामिया है, जामिया में होता यह है कि 10+2 का एक पेपर लिया जाता है और जो उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उनको आगे दाखिला मिल जाता है जामिया में भी। तो अगर आपको ये करना था तो आप उस अपने उसूल के तहत करते, उस इंतज़ाम और उस प्रोग्राम के मुताबिक करते। आपको यकलख्त ये ऐलान मुतलक करने की मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं थी कि सब मदरसों को 10वीं तलक का इंतज़ाम करना चाहिए और दारुल उलूम में दाखिला उलिया के दर्जात में उसी वक्त होगा जब वो 10वीं का सर्टिफिकेट लेके आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये मदारिस के मकासद के भी ख़िलाफ़ है और इस तरह की शर्तें अगर आप लगाएंगे तो फिर सवाल ये है कि आपको अच्छे, जब आप हम ये कहते हैं कि हमारे मदारिस से हमें तो अच्छे उलमा, मुहद्दिस, फ़क़ीह यानी मुफ्ती, मुफस्सिर, अच्छे माहिर पैदा करने हैं, तो जो अच्छी सलाहियतों के तलबा होंगे वो तो उधर चले जाएंगे सारे। जब आप लाजमी कर देंगे उस शर्त को, यहाँ कै % बचेंगे आपके पास? तो नतीजा ये होगा कि फिर वो कूड़ा कबाड़ा जो है वो मुहद्दिस, मुफस्सिर और वो जो है वो फ़क़ीह बनेंगे और समाज में जो है जो बदनामी जो अब होती है ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक परसेप्शन ये दिया गया जो पहली यहाँ पर मीटिंग हुई थी और उसके बाद शाम को मीडिया में जिस तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए तो उसमें कहीं ना कहीं मौलाना महमूद मदनी के ख़िलाफ़ सारे प्रोग्राम्स उस दिन थे, लेकिन इस रविवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना अरशद मदनी की तो उसमें पॉजिटिविटी नज़र आई मीडिया के अंदर कि बहुत अच्छा मैसेज मौलाना के ज़रिए दिया गया है। तो एक हफ़्ते के अंदर आखिर क्या बदल गया? मैंने वही बात कही थी, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं वजाहत के साथ कर रहा हूँ पहला करके चीज़ों को। शॉर्ट में हम उसे ये कह सकते हैं कि ये देखिए, मैं समझता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी साहब या तो योगी सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार हो गए अचानक, और या फिर जो है वो ये समझते हैं कि भाई अब कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इसके। तो अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर उसका तरीका ये तो नहीं होना चाहिए, सरेंडर कर दिया ना पूरी तरह। मैं वही कह रहा हूँ, रास्ता ना होने का मतलब वही है कि आपने एक तरह से फिर सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर तो इस तरह से करना है, एक तरह से कौम को खुदकुशी करा देना है। देखिए, हम इस मुल्क में किसी के रहमो करम पर तो नहीं, हम मानते हैं कि कानून का मिसयूज़ हो रहा है, हम ये भी मानते हैं कि कानून का सिर्फ मिसयूज़ ही नहीं हो रहा है बल्कि कानून की गर्दन मरोड़ करके ये सरकारें जुल्म कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जद्दोजहद करने वाले लोग जद्दोजहद तो कर रहे हैं ना, और करना चाहिए ना। ये थोड़ा ही ना है कि आपको ज़रा सा किसी ने डंडा दिखाया और आपने जो है सर झुका लिया कि साहब सर पे मारिए और फोड़ दीजिए।
یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، اور اجتماعی معاملات میں سب سے زیادہ غلط ہے۔ انفرادی آپ نے اجتماعی کی بات کی، ایک پرسیپشن یہ دیا گیا دونوں ہی میٹنگز میں کہ پورے انڈیا سے مدرسے کے ذمہ داران آ رہے ہیں، لیکن پریس کانفرنس ایک جماعت کے لوگوں کے ذریعے دونوں ہی جگہ کی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کو تمام اخبارات میں اس کی پریس نوٹ بھیجی جاتی ہے، تمام جگہوں پر ویڈیوز بھیجے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا اس پر ویو ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے کہ تمام مدارس کے لوگ، اور خاص طور سے مولانا ارشد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات بہت ہی سنگین کہی ہے کہ کسی مدرسے کی زمین اگر غیر قانونی پائی جاتی ہے تو اس کو نوٹس دیجئے اور 15 دن کے اندر اس پہ بلڈوزر چلا دیجئے۔ تو ایک طرح سے آپ نے ایک راستہ اور دکھا دیا ہے یوگی سرکار۔ دیکھیے، مولانا ارشد مدنی صاحب، میں نے جیسا پہلے کہا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے جس طرح سے بات کری ہے، وہ اجتماعی معاملات میں تو کم سے کم بالکل بھی قوم کے حق میں بظاہر مجھے تو نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے ان کی نظر میں اس کی کوئی بڑی حکمت ہو یا اس کا کوئی بہت بڑا مفاد قوم کا اس کے پیچھے ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے، تاکہ لوگ جو سوال اٹھانے والے ہیں ان کو احساس ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، آپ اگر اس لمٹ سے جو معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت سروے کی بات تھی، اب سروے سے آگے بڑھ کر کے آپ نے جو ہے پہلے تو 10ویں تک کے ایجوکیشن کا مسئلہ اٹھا دیا، پھر آپ نے جو ہے کہ صاحب وہ سرکاری زمین پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہیں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مدرسے جو ہے لوگ سرکاری زمینوں پر بنا لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں ان کے ایڈوائزر کون لوگ ہیں جو ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں، چونکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ارشد مدنی اتنے کمزور، کہا تو یہ بھی جا رہا ہے جو ان کے مخالفین ہیں، باقاعدہ ہماری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بڑے مدارس ہیں، خاص طور سے مظاہر علوم کی بات کریں یا دارالعلوم دیوبند کی بات کریں، جو ان کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں وہ رہیں، اور باقی جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ دیکھیے، چھوٹے مدارس کا جہاں تک معاملہ ہے، چھوٹے مدارس میں بہت سی جگہ، چھوٹے کیا بڑوں میں بھی اصلاحات کی تو بہت ضرورت ہے۔ اور ایک بات جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ مولانا ارشد مدنی اور محمود مدنی کا جو بیان ہے اور جو جس طرح سے وہ چل رہا تھا اور اچانک ایسا کیا ہو گیا، دیکھیے بنیادی طور پر ایک چیز ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے اصل میں وہ چھوٹے بڑے اوسط درجے کے تمام مدارس کا ایک مرکز ہے، اور لوگوں کی نظر دارالعلوم کی طرف جاتی ہے، اور دارالعلوم پر جو بھی اس وقت فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہاں محتمم کوئی بھی رہے یا کوئی اور عہدیدار کوئی بھی رہے، لیکن وہاں پر جو معاملہ فیصلہ جو ہوتا ہے ایک طرح سے وہ مولانا ارشد مدنی اور محمود مدنی صاحب کے منشا کے مطابق ہی وہاں پر فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے دارالعلوم دیوبند کے وہاں پر بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ محتمم صاحب تو پریس کانفرنس میں ایک لفظ نہیں بولے، مولانا ارشد مدنی صاحب نے ہی پوری پریس کانفرنس کو ایڈریس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ پریس کے سامنے آتے بھی رہتے ہیں، تجربہ بھی ہے، اور جمعیت علماء کے صدر کی حیثیت سے ان کی ایک حیثیت بھی ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملوں میں یہ قوم کو یہ بات نظر آنی چاہیے بہت شفافیت کے ساتھ میں کہ یہاں پر کسی شخصیت یا کسی خانوادے کا کہ جو ہے اپر ہینڈ کا یا اس کی حیثیت کو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ورچسو آپ ہندی میں اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بھئی شخصیت تو مولانا ارشد مدنی صاحب کی اپنے آپ میں ہے، مسلم ہے کہ بڑی شخصیت ہے اس وقت ملک میں، اور شاید سب سے بڑے قائد ہیں وہ علماء کے، شاید کیا حقیقت میں ہیں، لیکن کم سے کم ایسے معاملے میں جو ہے اتنی شفافیت سامنے آنی چاہیے تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوگی، لیکن سامنے بھی آنی چاہیے، وہ دکھائی دینی چاہیے کہ لوگوں کے مشورے سے ساری چیزیں عمل میں آ رہی ہیں اور لوگوں کے مشورے سے کام ہو رہا ہے۔ تو مشوروں سے کام ہوگا۔ تو دوسری بات آپ نے کہی اصلاح والی، چھوٹے مدرسوں کے بڑوں، تو اصلاح کی ضرورت تو سب جگہ ہے، چھوٹوں کو بھی ہے، بہت سے بڑوں کو بھی ہے۔ بہت سے مدارس ایسے ہیں، میں جانتا ہوں بعض مدارس کو، کہ وہاں پر بڑی شفافیت ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر شورا بڑی مضبوط ہے۔ وہاں پر شورا میں ایسا نہیں ہے کہ صاحب فلاں صاحب نے کہہ دیا یا فلاں صاحب نے لام بندی کر دی، اس کو بنا دو، نہ، وہاں ایک سسٹم ہے۔ سہارنپور میں بھی ہیں، مظفر نگر میں بھی ہیں، اس طرح کے مدرسے میں کئی مدرسوں سے واقف ہوں کہ شورا کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اگر محتمم 50 سال کا بھی ہے یا کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہے، صدر بھی ہے، مینیجر بھی ہے، وہ اگر اصول اور ضابطے کے خلاف کام کر رہا ہے تو شورا والے 2 منٹ میں اس کو باہر کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے معاملات کے کاموں کی شفافیت رہتی ہے۔
वहाँ पर सुधार के साथ काम होता है। तो सुधार की ज़रूरत तो सब जगह है। जो शख्सी तौर पर हर आदमी जो है मालिक बना हुआ है कि जैसा जी में आया वैसा कर रहा है, जब जी में आया जो कर रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए भाई। कम से कम ये एहसास तो सबको हमें होना चाहिए कि हम अल्लाह के सामने जवाब दें। असल शूरा उरा क्या है, असल तो अल्लाह के सामने जवाब देइए। तो इस्लाह भी करनी चाहिए। लेकिन एक बात और इसके पीछे है जो आपने कही कि छोटे मदरसे बंद हो जाएं। अगर छोटे मदरसे बंद हो गए तो आप यकीन जानिए जमीयत उलमा बंद हो जाएगी। चूँकि जमीयत उलमा अगर रामलीला ग्राउंड या कोई और दूसरा मैदान या देवबंद में जो सब भरा जाता है वो इन्हीं छोटे मदरसों वालों के ज़रिए ही तो भरा 8 साल से तो नहीं भरा जा रहा ना, बंद है। अरे भाई देवबंद में अगर 8 साल से बंद है जब से मोदी जी आए। नहीं 8 साल से रामलीला में नहीं भरा गया, लेकिन देवबंद में तो 2 बार हो चुका, बम्बई में हो चुका, मुल्क के दूसरे शहरों में हो चुका। वो इसीलिए होता है कि वो सारे लोग जो वहाँ पर भीड़ जुटा के लाने वाले लोग हैं वो सब मदरसों वाले हैं। चाहे वो प्रोडक्ट दारुल के हों, नदवा के हों, मज़ारिल के हों, चाहे किसी और मदरसे के हों, लेकिन वो सब जो है मदरसों वाले ही लोग हैं जो जमीयत उलमा के लिए भीड़ इकट्ठी करके लाते हैं। तो अगर छोटे मदरसे बंद हो गए तो जमीयत उलमा का अपना काम जो है वो बहुत बंद हो जाएगा। इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा को इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए। अगर ऐसा है जैसा आपने कहा सवाल में कि छोटे मदरसों को जो है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है साहब कि इससे ये बात वाक़ईतन ये हमारी कमज़ोरी है कि ये तो हकीकत सामने आ गई है कि हम जो है ख़ुद से सुधरने के लिए तैयार नहीं है जब तक जो है कोई डंडा लेके खड़ा होने वाला है। भाई हमारे यहाँ कितने लोग कहते आए हैं कि भाई हमें अपने तौर पर अपने मदारिस की, अपने इदारों की, अपनी तंजीमों की इस्लाह की ज़रूरत है और शफ़ाफ़ियत लानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इकट्ठा करेंगे, 2 आदमी आएंगे, तकरीर कर देंगे और बाकी सब सुनेंगे और वहाँ से वो ऐलान करके सुना देंगे और फ़ैसला हो गया, जाइए साहब। इसका मतलब ये है कि इस तरह से आप जो है इस मिल्लत के और इस कौम के क़यादत के जो है तमाम जो मौक़े हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं कि नई क़यादत डेवलप होने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि जगह जगह से ज़मीन पर से आपको जो है कायद निकालने चाहिए, कायद बनाने चाहिए। मदरसे हों, स्कूल कॉलेजेस हों या दूसरे इदारे हों या तंजीमें हों, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो मुस्तक़बिल की क़यादत की तामीर भी करती हैं। जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पिछले 35-40 साल से या 50 साल से इसका उल्टा हो रहा है कि हमारे यहाँ वो क़यादत को डेवलप करने के बजाय क़यादत को ख़त्म करने का, यानी नई क़यादत को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। और बस आपस में तय करके बैठ गए, जिसका मौका लग गया वो कायद और बाकी सब छुट्टी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अब्दुल रहमान आबिद साहब। जिस तरह से बात कर रहे थे ख़ास तौर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिस तरह की चीज़ें आई, और एक बात बहुत ही साफ कही कि हम लोगों को अब बहुत ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है, अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से अब ये मामला उठ रहा है कि अपनी मसाजिद, अपने स्कूल, अपने इदारे, अपने मदारिस की ज़मीन के कागज़ात को सही कीजिए, जो बिल्डिंग उस पर तामीर हो रही हैं उसके नक्शे पास कराइए, नई बिल्डिंग अगर बन रही हैं, पुरानी अगर बिल्डिंग है उसमें किस तरह से उसको लीगल कराया जा सकता है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि शर से कहीं ना कहीं खैर का मामले निकल रहे हैं, और इस तरह से जो कहा जा रहा है थैंक यू योगी, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि उनके इस कदम के बाद लोगों ने सोचना तो शुरू कर दिया। और एक बड़ा बदलाव ख़ास तौर से ये भी देखने में आ रहा है कि जब से योगी और मोदी आए हैं तो कहीं ना कहीं जो कौम है वो पढ़ाई की तरफ जा रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है, कारोबार से लग रही है। तो बदलाव ज़रूर नज़र आ रहा है और आगे भी बदलाव की ज़रूरत है।